नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम सीरिया की वर्तमान स्थिति और सीरिया पर इजरायली हमले और रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की कितनी संभावना पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरिया में अंतरिम सरकार की घोषणा, मोहम्मद अल बशीर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त, अगले साल 1 मार्च तक संभालेंगे पद। शुरू हुई यातना में शामिल असद के वफादारों की तलाश। इजराइल का पूरे सीरिया पर ताबड़तोड़ हमला, दमिश्क सहित 3 हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों ने की निंदा। असद के पतन का फायदा उठाने का लगाया आरोप। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा, इसी ठंड में शुरू हो सकती है यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी के साथ जताई थी सहमति। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी आयोग के 21वें सत्र की बैठक में भी लिया हिस्सा। रक्षा सहयोग और मजबूत करने पर दिया बल। ताइवानी क्षेत्र में फिर बढ़ा तनाव, चीन ने शुरू किया युद्धाभ्यास। दशकों में पहली बार तैनात किया अपना सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा। पिछले 24 घंटे में दर्जनों चीनी विमानों ने किया वायु सीमा का उल्लंघन। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया को बशर अल असद के शासन से मुक्ति मिल गई है। अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। मोहम्मद अल बशीर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सीरिया में बशर अल असद के वफादारों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं इजराइल ने सीरिया के कई हिस्सों पर हवाई हमला किया है और हथियारों और सैन्य सुविधाओं को नष्ट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति बशर अल असद के फरार होने के बाद बरसों की जंग में तबाह हो चुके सीरिया को फिर से खड़ा करने के लिए नई सरकार के गठन की कवायद जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन इस राह में अड़चनें इतनी हैं कि कहां से शुरू किया जाए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। सोमवार को असद के सैनिकों को माफी देने वाले विद्रोहियों ने देश में यातना का बाजार गर्म करने वाले असद के वफादार अधिकारियों के लिए प्रतिशोधात्मक रवैये के साथ नए सीरिया के निर्माण का आगाज किया। एसटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जौलानी ने ऐलान किया है कि कैदियों को अमानवीय सजा देने वाले अधिकारियों को सजा जरूर मुकर्रर की जाएगी। उन्होंने इन अधिकारियों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि दमिश्क के एक अस्पताल के मुर्दा घर से 40 से अधिक ऐसे शव बरामद हुए हैं जिन पर यातना के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दमिश्क में पुराने प्रशासनिक ढांचे को बरकरार रखने के कारण विद्रोहियों को स्थिति से निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुर्द इलाकों में सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के बीच झड़प और इजरायली हमले स्थिति को कभी भी बेकाबू कर सकते हैं। उत्तरी शहर मनबिज में तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने कुर्दों से नियंत्रण छीन लिया है। असद के देश भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। करीब 300 हवाई हमलों में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़े हमलों में से ये एक है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि नई स्थिति के बाद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, कतर समेत दूसरे देशों ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना दमिश्क के करीब पहुंच गई थी। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि उनके सैनिक बफर जोन से आगे नहीं गए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया में रूस के सैन्य ठिकानों को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि विद्रोहियों का रुख रूस को लेकर उतना कड़ा नहीं है जितना ईरान के प्रति है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के और साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला जो सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ पर अंतरिम सरकार का, सीरिया में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और इसके बाद आप क्या कुछ देखते हैं? क्या सब कुछ शांत होगा वहाँ पर? नहीं, जिस हालात में यहाँ पे दमिश्क पर कब्जा हुआ है और उससे पहले भी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो संगठन बना था जो कि दमिश्क की ओर बढ़ा था, इससे जाहिर है कि स्थिति काफी दिन तक अस्थिर रहेगी और इसमें बाहरी देशों का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि असद वहां से मॉस्को चले गए हैं, लेकिन वो जो पुराने जो लोग हैं, जो नए जो लोग आए हैं, उनमें जो मिलन है वो उतना स्थिर नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट फैक्शंस से बिलोंग करते हैं। कुछ पुराने अलकायदा के मेंबर्स हैं, कुछ कुर्दी मेंबर्स हैं और कुछ जो बाकी संगठन से भी आए हैं, सीरियन नेशनल आर्मी का भी है। तो इनमें का जो सूझबूझ जो है वो एकत्रित नहीं हुआ है। तो अभी हालांकि ये एक अंतरिम सरकार बना है और जब असद जा रहे थे उस टाइम उनका भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का, प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो सहायता करेंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन स्थिति अभी भी रेबल्स की ओर से बहुत ही संगीन है। संजय जी, जो जिनकी अंतरिम सरकार में जिनकी वहाँ पर घोषणा की गई है, ये कभी वहाँ पर इदलिब में अभी वो सरकार चलाते थे और उसी एसटीएस से बिलोंग करते हैं जिसके नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोही पहुँचे और उन्होंने असद का जो शासन है उसका अंत किया। लेकिन अगर हम पूरे सीरिया को देखें तो कहीं कुर्दों का शासन है, कहीं तुर्की समर्थित विद्रोही हैं और कहीं आईएस है। तो ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आपने सही कहा है। सीरिया एक बहुत ही डाइवर्स देश है जिसमें कि बहुत दूसरे लोग रहते हैं और उनका जो रिलीजियस एफिलिएशन है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनमें भी बहुत भिन्नता है। इस समय उन्होंने दमिश्क आने के समय वो इकट्ठा हो गए, लेकिन उनका जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बहुत ही गंभीर है। तो कितनी दिन तक वो ये संभाल पाएंगे, ये एकत्रता, ये कहना मुश्किल है। एचटीएस को आप जानते हैं क्योंकि एचटीएस पहले जबरा नुसरा का एक अंश हुआ करता था जो कि आइसिस अलकायदा से मिला हुआ था। अल जलानी, अबू मोहम्मद अल जलानी जो कि उनका नेता है, वो पहले अबू बकर अल बगदादी का बहुत ही करीब का सहयोगी थे और उनको इराक से सीरिया भेजा गया था ताकि वहां पे वो आइसिस का मामला शुरू करे। तो उनका रवैया कुछ और है, वो बहुत ही सीरियस फंडामेंटलिस्ट प्रकृति के थे। अभी कह रहे हैं कि वो कुछ मॉडरेट पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उनका वैसा होना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। ठीक है संजय जी, ये तो रही जो मिलन होगा ये भी बहुत मुश्किल रहेगा। संजय जी, ये तो रही जो वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी है, उसके आगे क्या कुछ चुनौतियां होंगी। इस सब के बीच हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इजराइल जो गाजा में जिसका संघर्ष चल रहा था, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था, इजराइल क्यों सीरिया पे हमला कर रहा है? अब देखिए, इजराइल का मकसद था कि वो असद को वहां से हटाए और वहां पे जो हिजबुल्लाह या ईरानी जो फैक्शंस थे
उनको वो डेसिमेट करे, उनका वो शक्ति को वो कम करे। आप देख रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह का नेतृत्व जो था उसको लगभग खत्म कर चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के फाइटर्स अभी भी हैं। सीरिया में भी उनके काफी सारे लोग हैं जो कि असद का सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको हटाना उनका एक खास मकसद है। दूसरा है कि काफी ईरानी मिलिट्री एडवाइजर्स सीरिया में मौजूद थे, उनको भी फाइट करना इजराइल का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा तुर्की का भी एक बहुत खास रोल रहा है, क्योंकि तुर्की जब इदलिब में आया उस समय तुर्की ने एचटीएस को सहयोग का हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम आपका सहायता करेंगे और आप हमारा जो मकसद है उनको आगे कीजिए। तो ये जो तुर्की का एक तरफ से, इजराइल का दूसरे तरफ से, और क्योंकि कुर्दी भी शामिल है इसमें, इस संगठन में, ये बहुत ही सीरियस मामला है। इजराइल इस मौके का अच्छी तरह से लाभ उठाया जबकि असद सरकार वहां से गिर चुकी थी और जाकर उन्होंने जो टारगेट्स था उनको उन्होंने अटैक किया। संजय जी, एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मद बशीर, जिनको वहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, उनके शासन से जो जुड़े हुए लोग हैं या एसटीएस के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन लोगों की खोज होगी और उन लोगों को सजा दी जाएगी जिन्होंने बशर अल असद के शासनकाल के दौरान जो क्रूरता हुई है उसमें अपना योगदान दिया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि एचटीएस का बैकग्राउंड अलकायदा आईसिस से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट रुख के लोग हैं। वो शरिया लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लाम का फॉलोअर्स है। तालिबानी शासन टाइप का दिखेगा क्या? मेरे ख्याल में जो आपने तालिबान का जो जिक्र किया, उसी तरह का शासन यहाँ पे भी होने की संभावना है। और लोगों के मन में भी ये शंका है कि जो एक जनरली सेक्युलर जो गवर्नमेंट था असद का, हालांकि उसमें भी उन्होंने भी बहुत सारे एक्सेसेस, ज्यादती की होगी अपने लोगों के साथ, जो कि लोग नापसंद थे। लेकिन ये जो नया सरकार जो आया है, इसमें शायद कोई स्थिरता का बहुत मुश्किल है और शासन उनका बहुत ही फंडामेंटलिस्ट तरह का होने की संभावना है। ठीक है संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध पे भी आपसे बातचीत करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत का भी आह्वान किया। इस बीच पोलैंड ने कहा है कि शांति वार्ता संभवतः इसी सर्दी में शुरू हो सकती है। ऐसे में शांति वार्ता की संभावनाओं को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अपने प्रचार के दौरान बार बार कह रहे थे कि पद संभालते ही 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि वो इसके लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब वो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने यूक्रेन में युद्ध विराम का आह्वान किया था। इससे एक दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कीव युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ समझौते के लिए तैयार है और पुतिन को संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयास करने चाहिए। इस पर आगे बढ़ते हुए ज़ेलेंस्की ने सोमवार को युद्ध खत्म करने के लिए एक राजनयिक समझौते का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने तक यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता हासिल करने तक एक या एक से अधिक देशों की सेना की तैनाती यूक्रेन में होनी चाहिए, लेकिन ये साफ बताना होगा कि यूक्रेन ईयू और नाटो में कब शामिल किया जाएगा। इसी साल फरवरी में यूक्रेन में सेना भेजने का मुद्दा उठाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोप में बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। उधर क्रेमलिन ने कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति पुतिन द्वारा निर्धारित लक्ष्य सैन्य कार्रवाई या बातचीत से हासिल नहीं कर लिया जाता है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने के साथ अपने 4 क्षेत्रों से पीछे हट जाए जिस पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन इन शर्तों को आत्मसमर्पण के समान मानकर पहले ही इसे खारिज कर चुका है। इस बीच पोलैंड ने कहा है कि शांति वार्ता संभवतः इसी सर्दी में शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि योजनाबद्ध बैठकों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति पोलैंड का दौरा करेंगे। संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। संजय जी, भारत का तो पहले से ही रुख रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रूस भी गए थे, व्लादिमीर पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की थी, यूक्रेन भी गए थे, ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने साफ कहा था कि बातचीत ही इसका सॉल्यूशन है। आप दोनों आपस में बैठिए, बातचीत करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। और अब जब अभी हाल ही में ट्रंप की मैक्रों के साथ और ज़ेलेंस्की के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद ये बात निकल के सामने आ रही है कि शांति वार्ता हो सकती है। आज के हालात में, हालांकि रूस की ओर से लगातार ये कहा जाता है, रूस ये कहता रहा है कि हम किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। आज के हालात में क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या बातचीत होगी और होगी तो कब होगी, और अगर होगी तो क्या कुछ इसकी शर्तें होंगी? और दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बताएंगे इस दौरान कि रूस की क्या मांग है युद्ध खत्म करने की और यूक्रेन की क्या मांग है। संजय जी। जी, आपने सही कहा। ज़ेलेंस्की का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। ज़ेलेंस्की कुछ दिन पहले तक लगातार कह रहे थे कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है, वो युद्ध करेंगे, रशिया को बीट करेंगे। लेकिन रशिया का रवैया कुछ और था शुरू से ही। वो शांति वार्ता के लिए तैयार थे। आपने सही बताया कि प्रधानमंत्री जी ने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ पहले फोन पे काफी बार बातचीत की थी। फिर उन्होंने दोनों देशों का दौरा भी किया और उन्होंने मॉस्को तो 2 बार गए, एक बार मॉस्को, एक बार कजान गए, और फिर उन्होंने पुतिन के साथ बहुत नजदीकी बात की इसके बारे में। और उन्होंने कहा कि ये युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के रणभूमि पे इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसका डिस्कशंस की ओर ही हो सकता है। ज़ेलेंस्की का एक था क्योंकि उसको यूएस और नेटो का सपोर्ट मिल रहा था, वो बहुत ही प्रोत्साहित था कि वो युद्ध करता रहे। लेकिन आप देखिए 2 साल के करीब ऊपर युद्ध हो चुका है और इसके दौरान दोनों देशों में बहुत लोगों का मृत्यु हो चुका है। यूक्रेन में तो बहुत ही लॉसेस हुए हैं, लोगों का, प्रॉपर्टी का, इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके लिए बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। और इसके लिए कुछ हद तक वो खुद ही जिम्मेदार भी माने जाएंगे। हालांकि ये सही है कि युद्ध के दौरान बहुत सारे कारण होते हैं। इस बार जो हम देख रहे हैं, ट्रंप आने के बाद, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद, ज़ेलेंस्की का जो कहने का है उसका आर्गुमेंट में बहुत बदलाव आया है। पहली बार उन्होंने ये कहा
कि वो शांति के लिए तैयार है, वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखा। एक है कि वो नेटो का मेंबरशिप चाहते हैं और दूसरा है कि वो एक सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं यूक्रेन के लिए। मेरे ख्याल में नेटो का मेंबरशिप बहुत ही मुश्किल है, कह सकते हैं कि नामुमकिन है, क्योंकि इसी मुद्दे पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं था कि यूक्रेन एक नेटो का मेंबर बन जाए। और अभी अगर कोई शांति वार्ता होना है तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, ये रशिया को बिल्कुल सहमत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल असंभव के करीब है। दूसरा जो है सिक्योरिटी गारंटी का, इसका काफी रूप हो सकता है। जो ज़ेलेंस्की अभी कह रहा है उसका ओपनिंग पोजीशन कि वहां पे फॉरेन ट्रूप्स, नेटो ट्रूप्स आ जाए, मेरे ख्याल में यह भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर नेटो ट्रूप्स वहां पे यूक्रेन में आ जाए तो रशिया जो कह रहा था शुरू से कि नेटो हमारे दरवाजे पर आ गया है, तो ये फिर से साबित हो जाएगा और ये मेरे ख्याल रशिया को सहमत नहीं होगा। लेकिन कुछ और तरह के सिक्योरिटी गारंटी और यही सारे चीजें नेगोशिएशंस में बातचीत किया जाता है। कोई और तरह का सिक्योरिटी गारंटी दिया जा सकता है, लेकिन ये जाहिर है मेरे ख्याल में कि यूक्रेन का लॉस ऑफ सॉवरेंटी, कुछ उनका जो टेरिटरी है उसका लॉस ऑफ सॉवरेंटी होने का बहुत ही संभावना है और लेकिन शांति हो सकता है। चलिए संजय जी, आप देखना होगा कि क्या कुछ, पहले तो ये देखना होगा कि दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत शुरू होती है या नहीं। अगर सीधी बातचीत शुरू होती है तो क्या कुछ उसमें शर्तें आती हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन इस युद्ध का खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये युद्ध मानवता के लिए सही नहीं है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में हम अपने दर्शकों को छोड़ के जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले मॉस्को में आज रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलसोव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी आयोग के 21वें सत्र की बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और गहन करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालत में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गवाही दी। इजराइल के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री आरोपी के तौर पर अदालत के कटघरे में खड़ा हुआ। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए कई अरबपतियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे गिफ्ट लिए और अपने परिवार के लिए फायदा उठाया। चीन के तथाकथित युद्धाभ्यास के कारण चीन और ताइवान में तनाव बढ़ रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फैंग ने कहा है कि चीन 3 दशकों में पहली बार इलाके में अपना सबसे बड़ा नौसेना बेड़ा तैनात कर रहा है, जिससे ताइवान के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं चीन की सेना ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही पुष्टि की है कि वह इलाके में कोई युद्धाभ्यास कर रही है। फ्रांस अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन पर अब एक ऐसी सरकार बनाने का भारी दबाव है जो अविश्वास मत से बच सके और अगले साल के लिए बजट पारित कर सके। इसके लिए राष्ट्रपति मैक्रोन ने विभिन्न पार्टी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी बातचीत में दूरदक्षिणपंथी और कट्टर वामपंथी शामिल होंगे या नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के दिमाग की आपातकालीन सर्जरी की गई है। इसके लिए उन्हें आनंद फानन में साओ पाउलो के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अक्टूबर में गिरने के कारण उनके मस्तिष्क में हुए रक्तस्राव के कारण उन्हें दिक्कत हो रही थी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि ऑपरेशन सफल रहा और 69 वर्षीय लुला ठीक हैं। गहन चिकित्सा इकाई में उनकी निगरानी की जा रही है। बंदूकधारियों के गिरोह ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम जमफारा राज्य के काकिंदावा गांव पर हमला करके 50 से अधिक महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया। उच्च स्तर की गरीबी, बेरोजगारी और अवैध हथियारों के प्रसार के कारण फिरौती के लिए अपहरण उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आम है।